अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आपका जो एमडी कैट है उसमें आपका फर्स्ट सेगमेंट है एग्रीमेंट मिस्टेक। एग्रीमेंट मिस्टेक के हवाले से आपने बात याद रखनी है कि ये सिर्फ दो सेगमेंट में आपका ज्यादा ऑब्जर्व किया जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और दूसरा नाउन और प्रोनाउन कि आपका जो प्रोनाउन है वो अपने एंटीसीडेंट यानी कि अपने से पहले आने वाले नाउन के मुताबिक हो, तो ये ज्यादा फोकस होगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यह होगा कि आपको इल्म होना चाहिए कि जो नाउन है, इफ इट इज सिंगुलर द वर्ब वुड बी सिंगुलर, इफ इट इज प्लूरल द वर्ब वुड बी प्लूरल, तो आपका वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। सबसे पहले एग्रीमेंट मिस्टेक की एग्जांपल जो है वो आपके सामने कि वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ड, यानी कि अगर आपके पास ये प्रेपोजिशन हो कंप्राइजिंग, होल्डिंग, कंसिस्टिंग, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए, होल्डिंग, कंसिस्टिंग, पोजेसिंग, हैविंग, एक्सक्लूडिंग, ऑफ, विद। अब विद जिसके साथ मर्जी आ जाए, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन कंपनी विद, कोई भी विद आ जाए तो आपने फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ड के मुताबिक, एज वेल एज बट, यहां पर बट सवाए का मतलब देगा, लेकिन का मतलब नहीं। जब ये बट लेकिन का मतलब देगा तो ये कंजंक्शन होगा, और बट जब ये सवाए का मतलब दे तो ये प्रेपोजिशन होगा। एक्सेप्ट, सवाए, बिसाइड्स और नॉट। जब भी आपके पास ये सारे वर्ड्स आ जाएं तो उस वक्त आपने दो सब्जेक्ट वर्ड होंगे, जैसा कि आपके सामने एक सब्जेक्ट वर्ड हमारे पास आई है, दूसरा सब्जेक्ट वर्ड हमारे पास ही है। और दूसरी बात आपने एक और याद रखनी है कि जब भी हम सब्जेक्ट वर्ड की बात करते हैं तो ये जो मैंने कॉन्टूर्ड लाइन इसके नीचे लगाई है, ये इतना पोर्शन जो है ये पूरे का पूरा आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और ये जो आपका रिमेनिंग पार्ट है दैट इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का फंक्शन टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, तो वर्ब से ऑनवर्ड आपका सारा पोर्शन जो है वो प्रेडिकेट होगा। अब इस सब्जेक्ट में देयर आर टू सब्जेक्ट वर्ड्स, SW मींस सब्जेक्ट वर्ड्स, यहां पर भी आपका एक सब्जेक्ट वर्ड आ गया। अब यहां पे हमने डिसाइड करना है कि यहां पे ये जो तीन वर्ब्स हैं, should they be according to he or should they be according to I? तो डेफिनेटली मैंने जैसा ऊपर लिखा हुआ है कि verb agrees with the first subject word, तो इसका मतलब यह है कि I के मुताबिक हमारा सब्जेक्ट वर्ड am आएगा, is भी नहीं आएगा और are भी नहीं आएगा। अगरचे ये आपको देखने में ऑड लगेगा क्योंकि कॉमनली इस तरह की कंस्ट्रक्शन जो है वो रेयरली अप्लाई की जाती हैं, बट दे डू एग्जिस्ट। दूसरी एग्जांपल आपके सामने, वन ऑफ द बॉयज। अब यहां पर भी दो सब्जेक्ट वर्ड है, एक सब्जेक्ट वर्ड आपके पास क्या है, वन, दूसरा सब्जेक्ट वर्ड आपके पास क्या है, बॉयज। अब ये जो वन है इसके मुताबिक जो है वो आप आर लिखेंगे या इज लिखेंगे, इसका फैसला आपने करना है। तो डेफिनेटली वन इज अ सिंगुलर एंटिटी, सिंगुलर कॉन्सेप्ट है, तो आप क्या करेंगे, इज लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर एक और आपके पास सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2 एंड 3। यहां पर भी इतना पोर्शन जो है दिस इज होल सब्जेक्ट, ये पूरे का पूरा आपका सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट वर्ड हैं, एक आपके पास सब्जेक्ट वर्ड है ऑल और दूसरा सब्जेक्ट वर्ड क्या है, अहमद। तो अब अहमद इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ड, सिमेंटिकली ये सिंगुलर है, और ऑल जो है दैट कॉमनली इज यूज्ड विद प्लूरल कॉन्सेप्ट। तो आपका जो वर है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू ऑल, वॉज नहीं आएगा। देन देयर इज अ फोर्थ सेंटेंस, अली विद हिज फ्रेंड्स। पूरे का पूरा यहां तक फ्रेंड्स तक आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, द होल फ्रेज इज सब्जेक्ट। इसमें दो सब्जेक्ट वर्ड हैं, एक अली और दूसरा फ्रेंड्स, हिज उसका एडजेक्टिव है। तो अली सिंगुलर है, फ्रेंड्स प्लूरल हैं, विद से पहले अली आया तो इसके मुताबिक आप इज को जो है वो करेक्ट करेंगे। तो ये वर्ड आपने याद रख लेने, और जब भी इनमें से कोई एक वर्ड आ जाए वो दो सब्जेक्ट वर्ड को जो है उनके दरमियान प्लेस करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ड के मुताबिक आपने वर्ब को लगाना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल, ये बिल्कुल उसके उलट है कि इसमें वर्ब एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट वर्ड। मैं सब्जेक्ट नहीं यूज कर रहा लफ्ज, मैं सब्जेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं कि सब्जेक्ट वर्ड के मुताबिक आपने डिसाइड करना है कि वर्ब किसके मुताबिक होगा। अब ये आपके सामने तीन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और उनके दरमियान सब्जेक्ट वर्ड। नॉट ओनली के बाद एक सब्जेक्ट वर्ड आएगा, बट ऑल्सो के बाद एक सब्जेक्ट वर्ड आएगा। इसमें आइदर और, सब्जेक्ट वर्ड आइदर के बाद और के बाद एक आपका सब्जेक्ट वर्ड आ जाएगा। फिर नाइदर नॉर, इस नाइदर के बाद आपका एक सब्जेक्ट वर्ड आ गया और नॉर के बाद एक सब्जेक्ट वर्ड आ गया। तो लिहाजा आपका जो वर्ब है, मैं आपको उसको सेंटेंस में जाने से पहले कि आपका ये जो सब्जेक्ट वर्ड
बट ऑल्सो के बाद आएगा ये इस वर्ब के साथ एग्री करेगा, यानी कि दिस वर्ड वुड एग्री विद द वर्ब। यहां पर भी आपके पास वर्ब आएगा तो ये इस वर्ब के साथ एग्री करेगा, यहां पर भी एक वर्ब आएगा तो ये सब्जेक्ट वर्ड जो है वो इसके साथ एग्री करेगा। कीपिंग इन व्यू दिस वेरी रूल, आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, आइदर ही और आई, देयर आर 2 सब्जेक्ट वर्ड्स। ये आपके क्या हो गए? सब्जेक्ट वर्ड्स हो गए। ये भी आपका एक अदद सब्जेक्ट वर्ड हो गया। और यहां से लेके आई तक, यानी कि बिफोर हेल्पिंग वर्ब्स, जहां से भी वर्ब स्टार्ट हो जाए उससे पहले वाला आपका सारा पोर्शन जो है वो क्या कहलाएगा? वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। एंड दैट सब्जेक्ट माइट हैव 1 सब्जेक्ट एंड मे बी 2 सब्जेक्ट वर्ड्स। एक सब्जेक्ट वर्ड भी हो सकता है, 2 सब्जेक्ट वर्ड भी हो सकते हैं, मे बी मोर। लेकिन कॉमनली इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट वर्ड जो है वो नजर आएंगे। अब यहां पे आपने डिसाइड करना है कि क्या हम आई के मुताबिक एम लिखें, इज लिखें, आर लिखें, क्योंकि काउंट हम आई को करेंगे, ही को नहीं करेंगे, तो और नहीं आएगा, इज नहीं आएगा। आई के मुताबिक आप क्या करेंगे? एम लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये सारी जो कॉन्टूर्ड लाइन है ये आपका सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट वर्ड हैं आपके पास? एक है ही और दूसरे नंबर पे आई। फिर बट ऑल्सो के बाद आपने आई लिखा तो डेफिनेटली आपका इज भी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, एम जो है वो आई के मुताबिक आएगा। फिर है नाइदर शी नॉर हर हस्बैंड। पूरे का पूरा स्टेटमेंट आपका क्या है? सब्जेक्ट है। द होल स्टेटमेंट फ्रेज इज सब्जेक्ट। इट कैरीज 2 सब्जेक्ट वर्ड, वन इज शी एंड अदर इज हर हस्बैंड। तो ये जो आपके सब्जेक्ट वर्ड्स हैं इनके मुताबिक आप सिंगुलर है, आर नहीं आएगा, तो सब्जेक्ट वर्ड हस्बैंड के मुताबिक आप इज को जो है वो करेक्ट करेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। कॉमनली ये वर्ड जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट दोबारा इस तरफ आ जाऊं, ये जो आईएनजी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस नजर आ रही हैं, इस वक्त ये वर्ब नहीं है, दे आर फंक्शनिंग एज प्रेपोजिशंस। तो जब ये प्रेपोजिशन के तौर पे काम करेंगी तो डेफिनेटली जो रूल आपको मैंने बताया उसके मुताबिक जो है वो आप वर्ब का जो है वो डिसीजन करेंगे। कॉमनली दे आर आई कैचर्स एंड यू शुड बी वेरी विजिलेंट while solving these things in your exams. Now we come to the third rule. In third rule, as the statement is written in front of you, 2 singular nouns, जैसा कि ये singular noun Ali, whether it is common or proper noun, joined with and से आपने इनको join कर दिया, तो इनका आपका जो है वो हमेशा आप इनके साथ क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। आप इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, कॉमन सी बात है। तो ये आपका आर आ गया और ये आपका कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि 2 अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं। अली इज अ सेपरेट पर्सन, असलम इज अ सेपरेट पर्सन। यहां से लेके यहां तक ये जो पैरेंथेसिस के अंदर आपका पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट है, दैट इज अ सब्जेक्ट, इट इज अ कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। अब ये जो प्लूरल वर्ब है आर, वर, हैव, ये जो भी प्लूरल वर्ब आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस रूल्स, आपने इसलिए लिखा बिकॉज यू कैरी द 2 सेपरेट कॉन्सेप्ट्स। 2 अलग-अलग कॉन्सेप्ट से एंड के जरिए आपने इनको ज्वाइन कर दिया, आर आ गया। उसके बाद अब बॉय एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, अगर एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है तो आपने उसके साथ आर लगा दिया, जैसा कि आपने आर यहां पर लगा दिया, तो ये आपके कंपाउंड सब्जेक्ट है। वंस अगेन आपका सब्जेक्ट जो है यहां से यहां तक है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वर्ब से ऑनवर्ड जो सारा पोर्शन है उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। यानी कि अगर आप मुझसे पूछें कि प्रेडिकेट क्या है, तो आर स्टडीइंग, ये इसका प्रेडिकेट है। ये इसका आर फ्रेंड्स, ये इसका प्रेडिकेट है। और आपका ये जो टोटल स्टेटमेंट है यहां से लेके यहां तक, इट इज अ सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस आप इंडिपेंडेंट सिंपल क्लॉज भी कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट अ क्लॉज, ठीक है ना, आर यू मे कॉल इट अ सेंटेंस। और कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है, यानी कि ये बोथ आपके स्टेटमेंट जो है वो सिंपल सेंटेंस है। यू हैव टू डिसाइड अबाउट द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट में भी आपने देखना है कि व्हाट कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट। अगर प्लूरैलिटी का कॉन्सेप्ट है तो वो सिर्फ इसलिए है कि आपके ज़हन में 2 चीजें हैं। उसके बाद नाउ वी कम टू द नेक्स्ट रूल है आपके सामने, उसी का ही पोर्शन है कि 2 सिंगुलर नाउन ज्वाइंड विद एंड बट हैविंग सिंगुलर कॉन्सेप्ट मे टेक सिंगुलर वर्ब। अब बाज़ का ऐसा होता है कि चीजें जो हैं वो आपकी डिक्शनरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक नहीं होती, बल्कि कॉन्टेक्चुअल होती हैं, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में कभी भी मीनिंग वो नहीं होता जो आपको नजर आता है। इसकी एग्जांपल छोटी सी ये बात आप याद रखें
कि अली इज एन एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई, ठीक है ना, एन एप्पल ऑफ वंस आई आपने ईडियम पढ़ा है। तो अब कभी भी नहीं आप कहेंगे कि अली अपने बाप की आंख का सेब है, क्या आंख निकाल के उसने सेब लगा दिया, ऐसा नहीं। मतलब क्या लिया कि आंख का तारा है। इसी तरह अगर उर्दू से आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें कि वो अपने दोस्त को देखकर बाग बाग हो गया, तो आप बाग बाग की इंग्लिश आप कभी गार्डन गार्डन नहीं करेंगे कि हैविंग सीन हिज फ्रेंड ही बिकेम गार्डन गार्डन। डेफिनेटली आप ओवरजॉयड का वर्ड जो है वो यूज करेंगे। सो द इडियम ऑफ वन लैंग्वेज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द अदर लैंग्वेज। सेम इज द केस हियर कि वी आर नॉट कंसर्न्ड ओनली with the two words joined with and, rather there should be some semantic implication। उसकी कुछ मानियाती इल्मुल मानियात के मुताबिक भी जो है वो कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में होना चाहिए। एग्जांपल आपके सामने है। अब यहां पे है ebb and flow of water। ebb कहते हैं गहराई को और फिर फ्लो होगा। अगर पानी को ebb नहीं मिलेगा, फ्लो नहीं होगा, वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें कॉन्कॉमिटेंट है, लाज़िम व मलज़ूम है कि ये होगा तो ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो एब एंड फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इज फास्ट। अब हम एब लामहदूद गहराई की बात नहीं कर रहे, ये सिंपल फ्लो की बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग ऑफ द इंटर रिलेटेड थिंग्स, यानी कि जो इंटर रिलेटेड थिंग्स हैं हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं। सो एब एंड फ्लो ऑफ वाटर आपका, फिर मैं बार बार आपको बताता रहूंगा ड्यूरिंग द होल सेशन दैट दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज सब्जेक्ट हैविंग टू सब्जेक्ट वर्ड्स बट कैरी वन कॉन्सेप्ट। बट इफ दे कैरी वन कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली द वर्ब वुडंट बी प्लूरल, वर्ब वुड बी सिंगुलर, एज इज द केस हियर कि आपने इज लगा दिया। और एब एंड फ्लो ऑफ वाटर से जो आपने जो मतलब दिया, लेट्स से एब एंड फ्लो, वो आपने मतलब दिया बहाव। आमतौर पे बहाव का कॉन्सेप्ट हम कहते हैं दैट इज वन वर्ड, लेकिन वो फ्लो पॉसिबल कैसे होता है, जब उसको थोड़ी एब मिल जाए, ज्यादा एब मिल जाए, फिर फ्लो होगा, एब नहीं होगी फ्लो नहीं होगा। सो देयरफॉर ये एब जो है दैट इज द पार्ट ऑफ अ फ्लो, बहाव। तो हमारा कॉन्सेप्ट सिंगुलर था इज। लैंग्वेज इज फर्स्ट अ कॉन्सेप्ट, देन अ साउंड, देन अ स्क्रिप्ट, फिर आप कम्युनिकेशन के लिए उसको यूज करते हैं। और जब आप में आर्बिट्रेशन हो, यानी आर्बिट्रेशन से मुराद है कि मेरे ज़हन में एक एब एंड फ्लो बहाव है, इज आएगा, आपके ज़हन में एब एंड फ्लो बहाव है, इज आएगा, देन वी वुड बी एबल टू कम्युनिकेट एप्रोप्रिएटली। नाउ कम टू द ब्रेड एंड बटर। अब किसी जगह पे आपने ये एक्सप्रेशन बटर एंड ब्रेड नहीं पढ़ा होगा, ब्रेड एंड जैम नहीं पढ़ा होगा, ब्रेड एंड ऑमलेट नहीं पढ़ा होगा। जब भी आपने ईडियम पढ़ा है ये ब्रेड एंड बटर है, इससे मुराद रोटी और मक्खन नहीं है। क्या मुराद है, रिज्क, हमें जो सस्टेनेंस मिलती है, जो हमें रिस्क मिलता है। किसी को ब्रेड एंड बटर मिलता है, किसी को केक मिलता है, किसी को दाल रोटी मिलती है, किसी को पराठा अंडा मिल जाता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है खाने के लिए, तो वो रिस्क का कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपके दो सब्जेक्ट वर्ड गिविंग वन कॉन्सेप्ट, तो आपका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इसका मतलब आपने ब्रेड एंड बटर से जिस तरह हमने इधर बहाव लिया, तो इधर से हम क्या मतलब देंगे, रिस्क। इसमें स्लो एंड स्टेडी विन द रेस नहीं है, विंस द रेस है, क्योंकि स्लो चलना और मुसलसल चलना बोथ आर कॉन्कॉमिटेंट, लाज़िम मलज़ूम है, इंटेग्रेटेड है, इंटर रिलेटेड एक्शंस हैं। सो देयरफॉर आपका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट वर्ड अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। सो डू नॉट कंफ्यूज दिस कॉन्सेप्ट कि जब भी आपने एंड आ गया तो जिस तरह ऊपर आपने लिखा हुआ है तो आप दोनों को जो है वो आर ही बस कर देंगे, एंड देखा नहीं तो आप आर वार और हैव की तरफ भागे नहीं। डोंट डू इट। आप पढ़े लिखे लोग हैं तो इसलिए आपने पढ़े लिखा बिहेवियर जो है अप्लाई करना है। एंड ट्राई टू एक्सटेंड योर कॉन्सेप्ट्स, आप अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको एक्सटेंड करें। एंटीटेस्ट इज इन फैक्ट अ गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करने के लिए आप ये सारा जो है वो मेहनत कर रहे हैं, ये सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। सो ये बात आपको समझ आ जाए। मेनी मोर एक्सप्रेशंस, ये आपके जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि जो है वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट है टू सिंगुलर नाउन्स। अगर आपके पास दो सिंगुलर नाउन मौजूद हैं, हैविंग टू आर्टिकल्स, उनके दो सेपरेट आर्टिकल हैं, ज्वाइंड विद एंड, और आपने ज्वाइन उनको एंड से कर दिया है, तो उनका वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। नाउ देयर इज सब्जेक्ट वर्ड राइटर, देयर इज सब्जेक्ट वर्ड पोएट, एंड डेफिनेटली आपके पास इनके सेपरेट आर्टिकल हैं। दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज फॉर द राइटर, दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज फॉर द पोएट। सो नाउ देयर आर द टू कॉन्सेप्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू दीज टू कॉन्सेप्ट्स वी विल डेफिनेट सिलेक्ट आर नॉट इज। तो हम आर का सिलेक्शन करेंगे, इज का सिलेक्शन नहीं करेंगे। नाउ वी कम टू द अदर पॉइंट, 4 का पॉइंट भी। एन एजुकेटेड पर्सन, एक और है आपके पास,
एजुकेटेड सब्जेक्ट वर्ड क्या है? पर्सन, ये आपका SW है। एजुकेटेड क्या है? एडजेक्टिव है। किसका एडजेक्टिव है? सब्जेक्ट वर्ड का। इस तरह ही आपका सब्जेक्ट वर्ड क्या है? मैन, सब्जेक्ट वर्ड है। वाइज मैन का क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, आर्टिकल दो आपके पास फिर आ गए, एक एन आ गया, एक आ गया। टू इनडेफिनेट आर्टिकल, द इज डेफिनेट आर्टिकल, ए और एन जो है वो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। अब जब आपके पास दो आर्टिकल आ गए, इन दो नाउन्स के लिए दोनों के एडजेक्टिव्स भी अलग-अलग हैं, तो इसका मतलब टू सेपरेट कॉन्सेप्ट्स हैव बीन जनरेटेड। तो इसका मतलब हम यहां पर क्या करेंगे? आर लिखेंगे। अगर आप यहां पे इज लिखेंगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इज जो है वो आपका यहां पे रॉन्ग होगा, आर जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। फिर उसका दूसरा पॉइंट आ जाए, टू सिंगुलर नाउन्स, दो वाहिद नाउन है, विद वन आर्टिकल, और दोनों में आर्टिकल एक है। जैसे इधर तो दो है ना, अलग-अलग आर्टिकल है, दोनों का अलग-अलग आर्टिकल है, लेकिन उसका आर्टिकल एक है, तो फिर क्या होगा? देन यू विल कम टू सिंगुलर वर्ब। फिर आपका फोकस किस तरफ होगा? सिंगुलर वर्ब। अब आपके सामने ही है, जब आपके सामने आ गया द टीचर, ठीक है, एंड मेंटोर, आपका रहनुमा, आपका खुशहाली या आपकी भलाई चाहने वाला, ठीक है ना, द टीचर एंड मेंटोर। इसका मतलब द पर्सन हु इज योर टीचर, और यही दी जो है आपने मेंटोर के लिए लिखा, तो इसका मतलब जो उस्ताद था वो आपका रहनुमा भी था, गाइड भी था। अब दो अलग-अलग कॉन्सेप्ट नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट है, पर्सन एक है, क्योंकि वन आर्टिकल मीन्स वन पर्सन may have many actions, may have many characteristics, may have many characters, ठीक है ना, उसके बहुत से रोल्स हो सकते हैं, लेकिन पर्सन एक है। क्यों पर्सन एक है? Why? Because the article the is one। तो फिर हम यहां पर क्या फैसला करेंगे? इज लिखेंगे कि आर लिखेंगे? डेफिनेटली इज लिखेंगे, क्योंकि आर्टिकल एक है, तो आपका राइट ऑप्शन इज होगा, आर गलत होगा। नाउ देयर इज एन अदर, वॉचमैन, कंपाउंड नाउन है, हम इसको इस तरह कर देते हैं, वॉचमैन, ठीक है। वॉचमैन जो है, जब आपने देखा, एक कॉन्सेप्ट है वॉचमैन, ठीक है, चौकीदार। तो वॉचमैन के लिए आपने एक आर्टिकल लिखा, लेकिन गार्ड के लिए आगे आर्टिकल नहीं लगाया, तो इसका मतलब यह है कि जो आपका यहां पे ए है, ये किसके लिए है? वॉचमैन के लिए भी है, और यही किसके लिए है? गार्ड के लिए भी है। जो वॉचमैन है वो गार्ड है, तो इसका मतलब हमारा जो सिलेक्शन ऑफ वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, वॉज होगा, वर नहीं होगा। तो लिहाजा एक आर्टिकल हमेशा ये बात कन्वे कर रहा होता है, इंप्लाई कर रहा होता है कि आपका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। दो आर्टिकल्स हमेशा ये बात इंप्लाई करते हैं कि आपका जो वर्ब है वो प्लूरल कंसिडर किया जाना चाहिए, बिकॉज देयर आर टू एंटिटीज, टू पर्सनैलिटीज, सो देयरफॉर देयर आर टू आर्टिकल्स। और आमतौर पर आप सबको पता है कि आर्टिकल्स जो है वो कॉमनली कॉमन नाउन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब वो प्रॉपर के साथ यूज किए जाते हैं तो उसको कॉमन बना देता है। जब इसको आर्टिकल दी को जैसे ही आप प्रॉपर नाउन के साथ लगाते हैं वो कॉमन बन जाता है, कॉमन के साथ लगाते हैं प्रॉपर बन जाता है। बाकी ए और एन आप सबको पता है काउंटेबल नाउन के साथ आता है, और काउंटेबल नाउन सिंगुलर है और कॉमन है। तो अगर वो आपने एक नाउन का अलग आर्टिकल, एक नाउन का अलग आर्टिकल लगाया, एंड से ज्वाइन कर दिया, तो वो आपका प्लूरल। अगर दो सिंगुलर नाउन है, एंड से ज्वाइंट है, एक आर्टिकल है, तो वो क्या होगा? आपका सिंगुलर होगा। अब एक दफा फिर जरा इस पोर्शन को देखें। अब यहां पे देखें कि इनके साथ कोई आर्टिकल भी नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि ये दोनों जो है वो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ये मटेरियल नाउन है, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी दोनों एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आना था, मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आना था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आना था। तो इसका मतलब यह है कि इन फ्रेजेस ने मिलकर कॉन्सेप्ट क्या दिया? वाहिद का दिया, तो वो अब आपका सिंगुलर आ गया। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट रूल, और ये आपका 5th रूल है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन से मुताल्लिक है। और रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं मैंने इनको डिवाइड किया है सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि ये सब्जेक्टिव केस के तौर पे भी काम करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे भी काम करेंगे। और एक बात आप याद रखें, एक बड़ा छोटा सा नुस्खा आपको बताने लगा हूं कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन जो हैं वो सब्जेक्टिव केस के तौर पे काम करेंगे, इट मींस दे विल वर्क फंक्शन एज ए सब्जेक्ट, तो इनके फौरन बाद आपका कोई ना कोई वर्ब आ जाएगा। ये बात आपने याद रखनी, क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट वर्ड के तौर पे काम करते हैं। सब्जेक्ट वर्ड यानी कि जिसके मुताबिक आप फैसला करते हैं कि वर्ब को सिंगुलर लिखना है या प्रोनाउन लिखना है। बाकी हर रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? अपने से पहले वाले नाउन को डिफाइन करना, ठीक है ना। इनसे पहले जो भी नाउन होगा उसके मुताबिक आप जो है वो फैसला करते हैं।
तो लिहाजा ये रिलेटिव प्रोनाउन इटसेल्फ जो है एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ड होता है और इसका एक अपना वर्ब होता है और ये डिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं जो कि या किसी कॉमनली तो ये एडजेक्टिव के तौर पे ही जो है वो काम करती है किसी न किसी नाउन का, उस नाउन का जो कि इनसे पहले होता है, यानी कि इस नाउन की ये एक एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन करती है। अब हु को हम ह्यूमन्स के लिए यूज करेंगे, विच को नॉन ह्यूमन्स के लिए यूज करेंगे, क्योंकि मैन की जमा मैन उस वक्त होती है जब वो अकेला हो, जब ह्यूमन कहेंगे तो फिर वो ह्यूमन्स आप, ठीक है ना, ह्यूमन्स, ठीक है, ह्यूमन्स, नॉन ह्यूमन्स और दैट फॉर बोथ, दोनों के लिए यूज करेंगे। किस के लिए? मेंशन स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रीसीडिंग नाउन, यानी कि ये प्रीसीडिंग नाउन जो है उसकी स्पेसिफिकेशन के लिए हो सकता है। और कॉमनली इन तमाम नाउन की स्पेसिफिकेशन जो है वो किससे होती है? आमतौर पे आप इन सब के लिए आर्टिकल द जब भी लगा दें तो समझ जाएं कि आप जो है वो क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। यानी कि अगर आपके किसी भी नाउन से पहले, यूं कर लेते हैं, किसी भी नाउन से पहले आपका अगर दैट है, और जाहिर बात है कि दैट कॉमन नाउन से पहले ही आता है, तो मतलब आप दोनों के लिए जो है वो दैट यूज करेंगे, और दैट के आने की वजह आर्टिकल द है। व्हेनेवर आर्टिकल द इज देयर विद अ नाउन, आप दैट यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। प्रिफरेबली आप दैट यूज करें। दैट लगाने से वो एक जो है वो एक एसेंशियल क्लॉज तो बन जाएगी, लेकिन वो ये भी बात जो है इंप्लाई करेगी कि वो जो आपने नाउन जिसके लिए आपने ये दैट जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है वो एक इंपॉर्टेंट नाउन है। लेकिन अगर विच भी यूज किया जाए तो बहुत से ग्रामेरियंस जो हैं वो इसको मिस्टेक कंसिडर नहीं करते, तो इस तरह की मिस्टेक चांसेस हैं कि आपसे जो जिनमें दोनों जो है वो ऑप्शंस मौजूद हों वो कम पूछे जाते हैं। लेकिन अगर पूछ लिए जाए, लेट्स से दैट डॉग आ गया और एक आपको विच आ गया और एक आपको दैट आ गया, तो विच भी डॉग के लिए यूज होता है, दैट भी डॉग के लिए यूज होता है, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? आप दोनों में से दैट को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप विच को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब जब भी आपके पास हु आ जाए, ह्यूमन्स के लिए होगा विच, और इनके फौरन बाद आप क्या यूज करेंगे? वर्ब यूज करेंगे। लेकिन जब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव केस की तरफ, तो ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा यहां पर सब्जेक्ट वर्ड के बाद आपका वर्ब आएगा, यानी कि सब्जेक्ट वर्ड के बाद ही आपने वर्ब लिखना है। अब हुम ऑब्जेक्टिव केस है ह्यूमन्स के लिए, विच भी ऑब्जेक्टिव केस है नॉन ह्यूमन्स के लिए। इनके लिए नॉन ह्यूमन्स के लिए जो है आप विच को यूज करेंगे, और दैट आप दोनों के लिए यूज करेंगे, वही जो स्पेसिफिकेशन है। ये तो आपके सामने रूल है। अब आ जाते हैं कि जैसा मैंने पहले कहा कि सब्जेक्टिव केस के फौरन बाद वर्ब आएगा। हु किसके लिए आप यूज कर रहे हैं और विच किसके लिए? आपका जो प्रीसीडिंग नाउन जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट पहले आने वाला, तो ऑब्वियसली हम उसके लिए हु यूज करेंगे, विच यूज नहीं करेंगे। शी सा डॉग्स, हु या विच बिलोंग टू हर एनिमीज, डॉग नॉन ह्यूमन्स है, हु नहीं यूज करेंगे, विच यूज करेंगे। इसे ये द डॉग, अब आपके पास ऑप्शन आ गया, विच भी मौजूद है, हु भी मौजूद है, दैट भी मौजूद है। लेट्स से दैट ना होता तो फिर आप विच ही यूज करते। अब आपके पास विच और हु मौजूद, हु तो आ नहीं सकता क्योंकि डॉग ह्यूमन्स नहीं है। अब टाई है किसके दरमियान? विच और दैट के दरमियान। आर्टिकल आपका क्या आ गया है? द आ गया। तो जाहिर बात है कि हम प्रिफर करेंगे किसको? दैट को। प्रिफर किसको करेंगे? दैट को, विच को नहीं करेंगे। आपके पास ऑप्शन आ गया। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि आई मेट अ मैन, हु लगाऊं या हुम लगाऊं? अब मैन ह्यूमन्स है, ह्यूमन के लिए आप चाहे हु यूज कर सकते हैं, हु दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन अब यहां पे मैं क्या यूज करूं? ऑब्वियसली यहां पर मेरे पास क्या है? एक अदद सब्जेक्ट वर्ड है और ये उसका क्या है? वर्ब मौजूद है। तो मैं हु को नहीं यूज करूंगा, किसको यूज करूंगा? हुम को यूज करूंगा। ये सबसे इसका आसान फार्मूला है। नेक्स्ट है आई टॉक टू द लेडी हुम या हु यू गाइडेड हर। अब इसमें अब जाहिर बात है कि ये आपके पास क्या है? सब्जेक्ट वर्ड, ये क्या है आपका? वर्ब, ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, और हुम के बाद आपने क्या लगाना? सब्जेक्ट वर्ड, हु नहीं आएगा। अब इसमें सिर्फ यही एक गलती नहीं है, दो गलतियां हैं। चूंकि हुम जो था वो एक आपके पास ऑब्जेक्टिव केस पहले ही मौजूद था, अब आपको हर लिखने की भी जरूरत नहीं है। हुम यू गाइडेड, तो ये रिडंडेंसी से भी बचना है। कॉमनली अनकॉन्शियसली वी कमिट मिस्टेक्स के हुम लगाया, बाद में ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब की ट्रांजिटिविटी को सेटिस्फाई करने के लिए हम बाद में क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट भी लगाते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट आपके पास पहले से मौजूद है। सो अवॉइड इट। जब आप हुम यूज करेंगे उसके बाद सब्जेक्ट वर्ड, उसके बाद आपका वर्ब आ जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 6, आई लॉस्ट द बुक विच या दैट यू लेंट मी। अब सबसे पहली बात यह है कि इसमें आपके पास एक स्पेसिफायर आर्टिकल द मौजूद है।
अब जब आपके पास आर्टिकल द मौजूद है तो आपने इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर दोनों में से बेस्ट वन आपने सेलेक्ट करना है तो फिर आप दैट को सिलेक्ट करेंगे। किस वजह से? आर्टिकल द की वजह से, तो विच इसमें नहीं आएगा। उसके बाद है कि वेयर आर द नोट्स, वेयर आर द नोट्स विच या दैट। अगर ये आपके पास स्टेटमेंट है वेयर आर द नोट्स विच या दैट, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास आर्टिकल द मौजूद है, विच अगरचे नोट्स के लिए यूज किया जा सकता था, तो सेम इज द केस कि आपने द को की वजह से आर्टिकल द की वजह से दैट को सिलेक्ट करना, विच नहीं करना। उसके बाद दिस इज अ मिस्टेक, हु या विच। मिस्टेक नॉन ह्यूमन है, तो नॉन ह्यूमन की वजह से आप यहां पर किसको यूज करेंगे? हु को नहीं, बल्कि किसको यूज करेंगे? विच को यूज करेंगे। हु रॉन्ग होगा, विच आपका राइट होगा, बिकॉज मिस्टेक एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक दफा फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से तवज्जो दें कि आई टॉक टू द लेडी हु या whom यू गाइडेड हर। तो मैंने जैसे कि बताया कि जब आपके पास whom आ जाएगा तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं रहेगी, और दूसरी बात हमारे पास सब्जेक्ट वर्ड आ गया था, तो इस वजह से हमने who को नहीं लिखना, whom को लिखना है, क्योंकि whom के आने की शक्ल में सब्जेक्ट वर्ड और फिर वर्ब आएगा। और जब आपके पास whom आ जाए तो ये बात याद रखें कि उसके बाद आपको यहां पर किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं रहती। तो ये आपने अपने ज़हन में रखना है कि इस स्ट्रक्चर को आपने इसी तरह फॉलो करना है, और इस तरह की आपको ये मिस्टेक्स आएंगी। नाउ स्टूडेंट्स वी कम टू द नेक्स्ट रूल कि एक जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है वो है आपकी वन ऑफ में और द ओनली वन ऑफ में। इसमें एक बात तो तय है कि जब भी आप वन ऑफ कहेंगे तो किसी एक की सिलेक्शन आप प्लूरल नाउन में से करेंगे, और वो प्लूरल नाउन भी 2 से ज्यादा होंगे, क्योंकि 2 के लिए हम आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ यूज करते हैं, 2 से ज्यादा के लिए नन या वन ऑफ यूज करते हैं। अब ये तो प्लूरल नाउन है, लेकिन बोलने में हम आमतौर पे यहां पे सिंगुलर नाउन बोल देते हैं, जो गलत उलाम है। दूसरे नंबर पे है द ओनली वन ऑफ, के बाद भी प्लूरल नाउन आता है, या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद ऑल सिंगुलर वर्ब्स आएंगे अगर एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा है ऑल सिंगुलर। लेकिन द ओनली वन ऑफ और वन ऑफ में फर्क यह है कि वन ऑफ के बाद एक वर्ब सिंगुलर होगा, एक क्लॉज का वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। मिसाल के तौर पे जब हम यहां पे आए थे, एग्जांपल की तरफ आ जाएं, जब आप कहते हैं वन ऑफ द बॉय, अब तो सबसे पहली गलती जैसे मैंने कहा कि प्लूरल नाउन आता है, तो यहां पे करेक्शन हम क्या करेंगे? बॉयज। और ये जो इज है ये किसके मुताबिक है? वन ऑफ के मुताबिक है, नंबर 1। नंबर 2, वन ऑफ द बुक्स। अब बताइए इज आएगा कि आर आएगा? ऑब्वियसली इज आएगा। किसके मुताबिक? वन के मुताबिक। उसके बाद वन ऑफ द बॉय, फिर आपने वही गलती की, क्या आना चाहिए था? बॉयज। हु इज आएगा या आर आएगा? और यहां पर भी आपके पास ऑप्शन है कि यहां पर हम इज करेंगे कि आर करेंगे। अब इसको पहले इसको सॉल्व कर लें। हु हमेशा अपने से पहले वाले नाउन के लिए होता है। अगर वो नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। वन ऑफ द बॉयज, जाहिर बात है कि लड़कों में से एक लड़के की सिलेक्शन थी, तो ये क्या होगा? जमा होगा। तो हु भी क्या कंसिडर किया जाएगा? जमा कंसिडर किया जाएगा। इसलिए आप इज नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे। किसके मुताबिक? बॉयज के मुताबिक। ये है आपका एडिशनल क्लास। लेट्स से अगर मैं ये नहीं लिखता हु आर स्टडीइंग, तो मैं सिंपल फिक्रा क्या लिखता हूं? वन ऑफ द बॉयज इज माई फ्रेंड। तो लिहाजा वो जो इज है वो इस वन के मुताबिक होगा। ये इज जो है वो इस वन के मुताबिक होगा, और ये जो आर है वो हु से पहले वाले नाउन के मुताबिक होगा। ये बात आपने याद रखनी है कि हु बॉयज के लिए था, तो इसके मुताबिक आपने क्या कर दिया? आर कर दिया। और ये जो वन है ये बॉयज में से एक जो है वो उसका दोस्त है, और वो दोस्त क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। आप इसको इससे भी लिख सकते थे कि वन ऑफ द बॉयज इज माई फ्रेंड हु इज स्टडीइंग, तो स्ट्रक्चर खराब हो जाता, डेंगलिंग मॉडिफायर हो जाता। तो आप कह रहे हैं कि वन ऑफ द बॉयज, हु बॉयज के लिए, तो आर आ गया, वन के मुताबिक आपने इज कर दिया। लेकिन जब हम लिखते हैं दी ओनली वन ऑफ द बुक्स, किताबों में से सिर्फ एक ही किताब है, दैट इज इन माई बैग, जो मेरे बैग में है, और वही किताब क्या है? इज यूजफुल, मुफीद है। तो लिहाजा जब भी आपके पास
द ओनली वन का स्ट्रक्चर आ जाए तो आप याद रखें कि इसके सारे वर्ब जो है वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। वन ऑफ में आप एहतियात करेंगे, लेकिन द ओनली वन ऑफ में आप बिल्कुल बेहतियाती कर सकते हैं, यानी कि उसके बाद पूरे सेंटेंस में आने वाले सारे वर्ब जो है वो आपके सिंगुलर हो जाएंगे। सिमेंटिकली समझा देता हूं कि क्यों द ओनली वन में सारे वर्ब आपके सिंगुलर होंगे, क्योंकि इस फिक्रे का तर्जमा ये बनेगा कि द ओनली वन ऑफ द बुक्स दैट इज इन माई बैग इज यूजफुल, कि किताबों में से सिर्फ एक ही किताब है जो उसके बैग में, यानी कि बहुत सी उसके पास किताबें मौजूद हैं, लेकिन आज उसके बैग में क्या है, एक ही किताब है, और वो किताब क्या है, यूजफुल है। लेकिन अगर लेट्स से मैं इसको यूं कर लेते हैं कि हम इसको द ओनली वन के साथ नहीं करते, वन ऑफ द बुक्स दैट इज या आर इन माई बैग, और नेक्स्ट हम इसको करें कि इज या आर आएगा यूजफुल। तो अब इसी फिक्रे को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसमें से द ओनली निकाल दिया है। तो वन ऑफ द बुक्स दैट आर इन माई बैग, अब दैट किसके लिए था, बुक्स के लिए था, तो ऑब्वियसली आपका आर भी जो है वो किसके मुताबिक आएगा, बुक्स के मुताबिक आएगा, तो इज नहीं आएगा। और ये जो वन है डेफिनेटली इसका तो वर्ब आप क्या करेंगे, सिंगुलर ही यूज करेंगे, आर यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब द ओनली वन आप करते हैं तो उससे आप पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है, सिमेंटिक्स है, वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो लिहाजा द ओनली वन ऑफ और वन ऑफ में एक और बात, आपकी ये क्लॉज जो है, ये जिसको मैं मेंशन करने लगा हूं, दिस इज ए डिपेंडेंट क्लॉज, इट फंक्शंस एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस नाउन। इस तरह यहां पर भी है कि हु आर स्टडीइंग इज द डिपेंडेंट क्लॉज फंक्शनिंग एज सब्जेक्ट ऑफ दिस नाउन। इस तरह यह है कि दैट इज इन माई बैग इज द डिपेंडेंट क्लॉज फंक्शनिंग एज द सब एडजेक्टिव ऑफ दिस बुक, फंक्शनिंग एज द एडजेक्टिव ऑफ, ये भी एडजेक्टिव के तौर पे, ये भी एडजेक्टिव के तौर पे, ये भी एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रही है। तो लिहाजा ये अगर आप रिमूव कर दें तो आपका एक्चुअल सेंटेंस क्या है, वन ऑफ द बुक्स इज यूजफुल, द ओनली वन ऑफ द बुक्स इज यूजफुल, वन ऑफ द बॉयज इज माई फ्रेंड। ये आपने सेंटर में जो चीजें ऐड की हैं उसकी वजह से एक कंफ्यूजन डेवलप होती है और उस कंफ्यूजन को आपने अवॉइड करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ड्स विद कंफ्यूजिंग एस और ई एस। कुछ वर्ड्स जो हैं वो स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो उनके साथ एस और ई एस लगा होता है, लेकिन मीनिंग्स जो हैं वो उनके एंटायरली डिफरेंट होते हैं, यानी कि मीनिंग्स में दे आर प्लूरल। अच्छा, मीनिंग्स में जब वो प्लूरल होते हैं तो फिर डेफिनेटली हमने तो मीनिंग के मुताबिक फैसला करना है, हमने उनके स्ट्रक्चर के मुताबिक डिसीजन नहीं करना। मिसाल के तौर पे वेजेस, ये जमा है और इसका सिंगुलर वेज होता है। पहली बात तो ये बात आप याद रखें, वेज इसका सिंगुलर है, वेजेस प्लूरल है। और ये मैं इसके डिनोटेटिव मीनिंग की बात, डिक्शनरी मीनिंग की बात कर रहा हूं, जो इसके लेक्सिकल मीनिंग है मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद है गैलोज, फांसी का फंदा। क्यों ऐसा आया, अगरचे उसके अंदर बहुत सा और भी पैराफर्नेलिया स्ट्रक्चर और नूज और वो सब चीजें मौजूद हैं, एक पेडेस्ट्रल, समन्स बुलावा, इनिंग्स का वर्ड आप यूज करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इन चार वर्ड्स को आपके लिए सिलेक्ट किया है कि गैलोज, समन्स, इनिंग्स के हवाले से बात। एक शेक्सपियर ने सिर्फ फिक्रा ये एक्सप्रेशन यूज किया था, वेजेस ऑफ सिन इज हेल, जिसमें उसका मकसद डिक्शनरी मतलब नहीं था, लेक्सिकल मतलब नहीं था, बल्कि उसका कोनोटेटिव मतलब था, टेक्सचुअल मतलब जो था, या आप कह सकते हैं कॉन्टेक्सचुअल मतलब, रादर कॉन्टेक्सचुअल मतलब जो था उसके मुताबिक है। और यहां पर पूरी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो आपके पास यही है कि वेजेस यहां पर मतलब जो है वो सिला, आउटकम का मतलब देता है, रिवॉर्ड का मतलब देता है। किसका मतलब देता है, रिवॉर्ड का, यहां पर उजरत का मतलब नहीं देता। और ये इसका मुहावराती तर्जमा है, लफ्जी तर्जमा नहीं है। इस मुहावराती तर्जमे की वजह से ये वेजेस अब वहां पर उसने सिंगुलर लिखा था, प्लूरल नहीं लिखा था। सिर्फ ये एक एक्सप्रेशन है, वेजेस ऑफ सिन इज हेल, आर नहीं आएगा। बाकी आप किसी जगह पर जब कभी यूज करें वेजेस आर होगा, वेज इज होगा। अगला, वेजेस वाज या वर गिवन टू द लेबरर्स। अब ये शेक्सपियरियन स्टेटमेंट नहीं है, तो जाहिर बात है कि हम वेजेस के मुताबिक क्या करेंगे, वर करेंगे, वाज नहीं करेंगे। वेज होता तो इज होता, वेजेस है तो वर होगा।
सबसे पहली बात है कि जब भी कोई डिटर्मिनर, आर्टिकल्स आपके डिटर्मिनर्स भी हैं, डिटरमिन कर देते हैं, सिंगुलैरिटी प्लूरैलिटी को भी बात का डिटरमिन कर देते हैं। जब आपने लिखा आ गैलोज तो आपके ज़हन में आ गया एक फांसी घाट, तो वॉज मेड इन द प्रिजन। अब यहां पर अगर आप लिखेंगे कि चूंकि इसके साथ एस लिखा है, वर आप लगा दें तो वो गलत होगा। ये वॉज आपका राइट स्टेटमेंट है, अ गैलोज वॉज मेड इन द प्रिजन। उसके बाद नेक्स्ट है मैनी गैलोज, फिर आपके पास डिटर्मिनर एक और आ गया। जब आपके मैनी है तो ये डेफिनेटली ज्यादा लोगों की बात करता है, तो क्या आप करेंगे, आर करेंगे। इसका मतलब स्ट्रक्चर वही था गैलोज, लेकिन उनसे पहले जो डिटर्मिनर आपने लगाए उन्होंने उनको सिंगुलर भी कर दिया और प्लूरल भी कर दिया। तो लिहाजा आप इसके मुताबिक जो है, क्योंकि ये पूरे का पूरा हमारा एक सब्जेक्ट है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि दिस इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट, दिस इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट। डिटर्मिनर्स जो हैं वो इस सब्जेक्ट वर्ड के बारे में आपको गाइड करते हैं, रहनुमाई करते हैं, और उस गाइडेंस के मुताबिक यू डिसाइड कि आपने वर्ब सिंगुलर लगाना है या प्लूरल लगाना है। उसके बाद कम टू द नेक्स्ट, समन्स फ्रॉम द कोर्ट। आमतौर पर जो रिटन है ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट, समन्स फ्रॉम द कोर्ट, वो प्लूरल ही कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल है कि समन्स, जाहिर बात है कि रिटन स्टेटमेंट 3 4 5 6 उसमें पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो वो आप कॉमनली क्या करेंगे, हमेशा प्लूरल के तौर पे यूज करेंगे। एक वजह। दूसरी बात, अगर आपने इसको वाहद करना था, सिंगुलर करना था, तो फिर आप क्या लगाते, आर्टिकल ए लगाते। आप अगर प्लूरल, चूंकि कोई भी प्लूरल नाउन फर्स्ट टाइम जब आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते। एग्जाम्पल, बॉयज आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। लेकिन जब इन्हीं बॉयज का दोबारा जिक्र करेंगे तो क्या कहेंगे, द बॉयज आर माई फ्रेंड्स। प्लूरल नाउन कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट टाइम जब आप मेंशन करें तो डोंट यूज एनी आर्टिकल, या वो नाउन जो आपके जहन में प्लूरल कॉन्सेप्ट रखते हैं उनको फर्स्ट टाइम मेंशन करेंगे तो कोई आर्टिकल नहीं। तो मुझे दो इसमें से गाइडेंस, एक तो पहली बात ये कि मुझे गाइडेंस यहां पर ये मिली, ये फैसला करने के लिए कि मैंने बार लगाना है कि समन्स जो हैं चूंकि ये प्लूरल थे, अगर कॉमन सिंगुलर नाउन हो तो पहली दफा मेंशन करेंगे तो आर्टिकल ए या एन यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा, और फिर वो कॉमन सिंगुलर नाउन जब आप दोबारा यूज करेंगे तो आर्टिकल दी यूज करेंगे। अब ए भी नहीं लिखा हुआ था, कुछ और भी नहीं था, तो फिर ये कंफर्म हो गया कि ये क्या होगा, प्लूरल। समन्स फ्रॉम द कोर्ट वर सेंट टू हिम। फिर अगली दफा अगर आप समन्स की बात करेंगे फिर द समन्स यूज करेंगे, और तीसरी दफा फिर आप उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। नंबर 1, जब आपने मैनी का वर्ड यूज कर दिया तो 100% कंफर्म हो गया कि अब ये समन्स क्या हैं, प्लूरल हैं, वर यूज करेंगे वॉज। नेक्स्ट, लेकिन जब आपका डिटर्मिनर ए आ गया, आ समन्स, तो फिर आप क्या करेंगे, वर नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, वॉज लिखेंगे। और उसके बाद यही सूरत हाल इनिंग्स के साथ है, जो आपने गैलो, समन्स और इनिंग्स के साथ की, कि इनिंग्स जो है अगर तो वो एक पर्सन की आप इनिंग्स की बात करते हैं, ठीक है ना, हिज इनिंग्स वॉज मार्वलस, बात खत्म होगी। इसका मतलब यह है कि यू आर टॉकिंग ऑफ ओनली वन इनिंग। लेकिन अगर ज्यादा अगर आप अफराद की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली या कोई डिटर्मिनर ऐसा लग जाए कि जो प्लूरल को शो करे तो आप वर यूज करें। मिसाल के तौर पे जब आपके पास डिटर्मिनर क्या था, दिस इनिंग्स, तो अब आप क्या यूज करेंगे, इज, आर यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब आपने लिखा मैनी इनिंग्स तो वही आपका इनिंग्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वर में कन्वर्ट हो गया। तो आई रिवाइज कि वेज सिंगुलर है और वेजेस प्लूरल है। सिर्फ ये जो आपका एक स्टेटमेंट है कि वेजेस ऑफ सिन इज हेल, ये आपकी एक लिटरेचर की स्टेटमेंट है, शेक्सपियर ने इसको यूज किया था और इसको कॉनोटेटिवली यूज किया था, और ये उसके लेक्सिकल मीनिंग नहीं थे बल्कि कॉनोटेटिव मीनिंग थे। दूसरे नंबर पे है कि वेजेस जब आपने अदर देन लिटरेरी लैंग्वेज यूज किया तो वेजेस जमा था, आपने वर लगा दिया। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये है कि दुनिया में स्टैंडर्ड है कि वेजेस में इज लगाते हैं, बाकी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसे आ गैलोस जब आपने लिख दिया तो इसका मतलब यह है कि आपने एक कॉन्सेप्ट दिया। मैनी गैलोस है तो फिर आपने आर कर दिया। समन्स शुरू में बगैर ए या इंडेफिनिट आर्टिकल के आपने लिखा तो एस से मैं मुराद क्या लूंगा, प्लूरल लूंगा। और दूसरी बात यह कि कोर्ट की तरफ से आए हैं तो जाहिर बात है रिटन फॉर्म में है। ऑर्डर्स भी जो रिटन फॉर्म में होते हैं वो हमेशा आप आर जो है उसके तौर पे जमा के तौर पे जो है वो यूज किया करें। तो समन्स फ्रॉम द कोर्ट वर सेंट टू हिम,
कि कोर्ट की तरफ से जो समन्स थे वो उनको भेजे गए। हाँ, अगर ए समन्स आ गया जैसे यहां पे है, फिर ये क्या बन गया आपका, वॉज बन गया। फिर जब आपने मैनी समन्स लिखा, एक डिटर्मिनर मौजूद है, मैनी जो है वो ज्यादा काउंटेबल की बात करता है, तो क्या आ जाएगा आपका, वर आ जाएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि दिस इनिंग्स इज, अब दिस कर दिया, इनिंग्स के साथ इज लगा दिया। जब मैनी इनिंग्स है तो फिर आपने क्या कर दिया, वर्ड का वर्ड जो है वो लगा दिया। तो वर्ड जो कि कंफ्यूजिंग एस वाले हैं उनके साथ आप ये सलूक करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास हैं वर्ड्स विद कंफ्यूजिंग एस। हमारे पास जो सब्जेक्ट वर्ड्स हैं उनके साथ बात का एस लगा होता है, लेकिन हम उसकी प्लूरैलिटी यानी कि उसके जमा होने को जो है वो कंसिडर नहीं करते, क्योंकि एवरी वर्ड हैज इट्स मीनिंग्स फर्स्ट देन इट्स स्ट्रक्चर। हमारे ज़हन में एक मीनिंग होता है जो कि हम एट्रीब्यूट कर देते हैं, जोड़ देते हैं किसी वर्ड के साथ, उसके साथ एस लगा है, लेकिन वो एस जो है वो प्लूरैलिटी को शो नहीं करता। मिसाल के तौर पे आपके सामने है नेम्स ऑफ डिजीजेस। अब डिजीज के नाम है जैसे मम्प्स, रेबीज, एड्स, मीजल्स, रिकेट्स एंड शिंगल्स। अब ये बीमारियां हैं, लेकिन इनको हम कंसिडर क्या करेंगे, सिंगुलर कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं कि रेबीज इज आ डेंजरस डिजीज, आर नहीं लिखेंगे। शिंगल्स हैज किल्ड हिम, शिंगल ने उसे मार दिया, हैव आप नहीं लिखेंगे। तो ये जो बीमारी का नाम है वो आपने सिंगुलर कंसिडर करना है। उसके बाद है नेम्स ऑफ गेम्स जो हैं, उनके साथ भी आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। एसवी से मुराद सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब भी आप डिजीज नेम्स के साथ भी जो है वो एसवी करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और गेम्स के साथ भी बिलियर्ड्स, कार्ड्स, डोमिनोज, चेस, इनके भी आप सिंगुलर वर्ब अवॉर्ड करेंगे इनको। जैसे बिलियर्ड्स इज इंटरेस्टिंग गेम, इज एन इंटरेस्टिंग गेम, बिलियर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम। अब एन से जो है वो एन डेफिनेटली गेम के लिए। कार्ड्स वॉज प्लेड द होल नाइट, तो कार्ड्स के साथ आपने वॉज लगाया, वर नहीं लगाना। फिर है नेम्स ऑफ कंट्रीज। आमतौर पर स्टेट्स विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स, उनके लिए जो है ऐसा आप लगाते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, द वेस्ट इंडीज है, द मालदीव्स है, तो सिंगुलर होगा द वेस्ट इंडीज इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, कि वेस्ट इंडीज जो है वो एक खूबसूरत मुल्क है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा नेम्स ऑफ बुक्स। कोई भी टाइटल हो सकते हैं, तो उनके साथ भी आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे गलिवर्स ट्रेवल्स, विंटर्स टेल्स, विंटर्स टेल, इनको आप प्लेनेट ऑफ एप्स जो रेड कलर में लिखे हुए हैं, ये किताबों के नाम हैं, इनको आप सिंगुलर वर्ब देंगे। द गलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। लेकिन जैसे ही आप ट्रेवल का टी स्मॉल कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि अब ये बुक नहीं है, बल्कि अब ये आप उस किताब में जो 4 ट्रेवल्स हैं उनमें से उनका एक सेपरेट कॉन्सेप्ट के तौर पे बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि ट्रेवल्स का अगर टी कैपिटल था तो इसके साथ वर्ब इज आ गया, लेकिन अगर ट्रेवल का टी स्मॉल है तो फिर इसके साथ आर आएगा, क्योंकि उस वक्त अब हम किताब से कंसर्न नहीं है, अब हमारा कंसर्न क्या है, ट्रेवल्स है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वर्ड एस डब्ल्यू, जैसे मैं अक्सर आपको रिमाइंड करवाता रहता हूँ कि जो एस डब्ल्यू है इसके मुताबिक आपने आर लगाया, जबकि ये जो इज आपने लगाया था, ये जो इज है ये आपके इस पूरी किताब के नाम के मुताबिक आया है। यानी कि ये जो पूरी किताब का टाइटल था उस टाइटल के मुताबिक आपने इज लगाया, लेकिन जब आपने ट्रेवल्स लगाया तो उसमें सब्जेक्ट वर्ड आपका आर है। कैसे पता चला कि अब ये किताब का नाम नहीं है? बिकॉज वी हैव पुट स्मॉल टी विद ट्रेवल, ट्रेवल के साथ आपने स्मॉल टी लगा दिया। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है, आपने ज़हन में रखनी है। ग्रुप ऑफ नाउन्स विदाउट एस और ई एस। पोल्ट्री, तमाम किस्म के खाने वाले जो परिंदे हैं। कैटल, मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के जानवर। वर्मन, मुख्तलिफ किस्म के कीड़े। क्लर्जी, मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात जितने पादरी हैं उनके लिए। जेंट्री, तमाम इकसाम के अमीर लोग। दा पुलिस, अगर पुलिस सिंगुलर हो तो आप वर्ब जो है वो इज लगाएं, लेकिन अगर आप दा पुलिस लगाएंगे तो आर लगाना पड़ेगा। और उसके बाद पीपल, लोग, आप सबको पता है कि आप उसके साथ प्लूरल लगाते हैं। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आपके ज़हन में पीपल के लिए आर का कॉन्सेप्ट है, आपने वही कॉन्सेप्ट जेंट्री, क्लर्जी, वर्मन, कैटल और पोल्ट्री के साथ अटैच कर देना है। कोई इसमें हैरानगी और परेशानी की बात नहीं है। तो रूल के मुताबिक आप देख लें, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्लर्जी वर प्रीचिंग द पीपल। फिर ग्रुप ऑफ नाउन्स जो है कैन बी सिंगुलर आर प्लूरल। कुछ हमारे पास ग्रुप नाउन ऐसे हैं जो जब सब्जेक्ट वर्ड के तौर पे काम करते हैं या वैसे आप इनको सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम इनको सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हैं। वो कौन से हैं? हर्ड, कमेटी, स्टाफ, मॉब, क्राउड, कॉन्ग्रीगेशन, पैनल।
ज्यूरी, बोर्ड, पीपल, जब ये नेशन के तौर पे हो, जब ये मतलब क्या दे, यानी कि पीपल से जब आपने नेशन मुराद लेनी है तो उस वक्त जो है वो आप ये करेंगे। तो आप इसको अगर वाहद सिंगुलर नाउन के तौर पे यूज करेंगे तो आप इनके साथ ए या एन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि अ हर्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग। आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगा, अ हर्ड ऑफ काउस, हर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग। ठीक है ना। अब जब आपने लिखा हर्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग तो इसका मतलब यह है कि ये जो आपका इज है ये किसके मुताबिक आया, हर्ड के मुताबिक आया। अ हर्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग। तो ये आपने बात याद रखनी है कि हम सिंगुलर इनमें से जब भी इनको सिंगुलर के तौर पे यूज करेंगे तो इनके साथ वी आर सपोज टू प्लेस इनडेफिनेट आर्टिकल, इसके साथ हमें इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो लगाना पड़ेगा। इस तरह ज्यूरी का वर्ड है, आप इसको कहेंगे कि अ ज्यूरी हैज डिसाइडेड द केस, यानी कि जजों का एक ग्रुप था, ज्यूरी थी जिसने केस का फैसला किया, तो आप कह देंगे कि अ ज्यूरी हैज डिसाइडेड द केस, एक ज्यूरी ने केस का फैसला किया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये सिंगुलर इन फॉर्म और प्लूरल जो है उसमें हो सकते हैं, यूज में हो सकते हैं। यानी कि यही नाउन जो आपके सामने है, हर्ड, कमेटी, स्टाफ, मॉब, क्राउड, कॉन्ग्रीगेशन, पैनल, ज्यूरी, बोर्ड, पीपल वगैरह, जब ये सिंगुलर इन फॉर्म प्लूरल इन यूज कब होंगे, ये रेड में मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन ऑल मेंबर्स एक्ट, अगर सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन यूज व्हेन ऑल मेंबर्स एक्ट यूनानिमसली, सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज व्हेन द मेंबर्स डिफर इन एक्शंस। यानी कि अगर तो इन ग्रुप नाउन के तमाम अफराद एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, एक जैसा ही काम करते हैं, या सारे पॉजिटिव करें या सारे नेगेटिव करें, तो ये सिंगुलर तो रहेंगे अपनी फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, जैसे आ हर्ड है, आ कमेटी है, आ क्राउड है, आ मॉब है, तो वो भी सिंगुलर आएगा। लेकिन जैसे ही इसके अफराद जो हैं वो अपने एक्शन में डिफर कर देंगे तो दो इसमें फर्क पड़ेंगे। एक तो आप इसके साथ ए और एन नहीं लगाएंगे, जैसा कि मैंने इसके साथ ए एन मेंशन किया है, इसके साथ बी ए एन मेंशन हो सकता है, लेकिन इसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा। आप आर्टिकल दी लगा सकते हैं, जाहिर बात है कि एक खास बात होने जा रही है कि उसके जो मेंबर्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड, सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। एग्जांपल आपके सामने, आप कहते हैं कि द ज्यूरी हैज डिसाइडेड द केस या आ ज्यूरी हैज डिसाइडेड द केस, इसमें आप दोनों यूज कर सकते हैं। अ मॉब हैज कलेक्टेड देयर, एक मॉब जो है वहां पर जमा हो गया है, गैदर्ड, कलेक्टेड, ठीक है। लेकिन जैसे ही व्हेन देयर मेंबर डिफर इन एक्शंस, अपने एक्शन में डिफर कर जाएंगे, तो उस वक्त ये ज्यूरी सिंगुलर तो रहेगा, इट इज सिंगुलर, लेकिन इसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल आ जाएगा, हैव डिफर्ड। डिफर से पता चल गया कि ज्यूरी हैज स्प्लिट इनटू टू, दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। और फिर अब इसका प्रोनाउन भी इट्स नहीं आएगा, देयर का वर्ड आप लगाएंगे, और फिर ओपिनियन नहीं आएगा, ओपिनियंस आप इसके साथ लगाएंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो ग्रुप नाउन है उनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो वो ग्रुप नाउन है विच ऑलरेडी हैव वेरिएंट काइंड्स ऑफ देयर मेंबर्स, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके सिमिलर मेंबर्स तो हैं, लेकिन कभी कभी जब वो गड़बड़ करते हैं, आपस में जो है वो डिफरेंस शो करते हैं, क्लैश शो करते हैं, तो फिर हम उनको प्लूरल वर्ब दे देते हैं, और उनसे रेलिवेंट प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, और उनसे रेलिवेंट जो नाउन है वो भी प्लूरल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है कंफ्यूजिंग एस में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जैसे कि सब्जेक्ट नेम्स हैं, उनके साथ एस ई एस जो है वो आप लगाएंगे या नहीं। लेकिन जब ये सब्जेक्ट नेम्स के तौर पे आ जाएं जिनके साथ एस ई एस है, तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा। फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स, स्पार्क स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, एथिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फोनेटिक्स, ठीक है, स्टडी ऑफ साउंड। तो जब आप यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स इज या आर ए डर्टी गेम। हम एक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमेशा इज होगा। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इस तरह स्टैटिस्टिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। लेकिन अगर इनमें से किसी सब्जेक्ट वर्ड के साथ आप पोजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स लगा दें तो समझ जाएं कि ये अब उसकी पर्सनल एबिलिटी है। जब ये पर्सनल एबिलिटी बन जाएगी तो उस वक्त ये जमा का मतलब देंगे और आप इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। मिसाल के तौर पे योर स्टैटिस्टिक्स आर रॉन्ग, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी होगी कि चूंकि अब ये सब्जेक्ट नेम नहीं है तो इनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल नहीं होगा, वो सिंगुलर होगा।
उसके बाद नेक्स्ट है हिज अकाउंट्स वर फ्रीज्ड। अब इसका मतलब ये है कि ए आपने स्मॉल लिखा तो उसके जो भी खाते थे वो फ्रीज कर दिए गए। उसके बाद नेक्स्ट है हिज फोनेटिक्स आर वेरी गुड, यानी कि उसके जो अदायगी है अल्फाज की या जो उसको इल्म है फोनेटिक्स के बारे में वो बहुत अच्छे हैं। तो इसका मतलब अब हम फोनेटिक्स एक मजमून की बात नहीं कर रहे बल्कि अदायगी जो अल्फाज की है उसके हवाले से बात करें, तो उस वक्त आप इसके साथ प्लूरल लगाएंगे। आगे एक वर्ड है वेजेस, जो है वो एक बड़ा एक कंफ्यूजिंग सा एक एलिमेंट रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि ये जो वेजेस है आप इसको क्या करेंगे। वेजेस का लिटरेचर के अंदर जो मीनिंग है वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर होने की वजह क्या है कि शेक्सपियर ने सिर्फ एक दफा इसको लिखा था कि वेजेस ऑफ सिन इज हेल, जहां पर इस वेजेस से मुराद जो है वो रिवॉर्ड लिया जाएगा, यानी कि आप इसका रिवॉर्ड या आउटकम या रिजल्ट जो है उसके हवाले से आप इसको मतलब देंगे। यानी कि यहाँ पे वेजेस से मुराद रिवॉर्ड है, आउटकम है या रिजल्ट है। ये इसका कोनोटेटिव मीनिंग है, यानी कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, इसका लेक्सिकल या डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। इसको मुस्तार किया गया है, ठीक है, मेटाफोरिकली इसको यूज किया गया है, इस्ताराती तौर पे इसको यूज किया गया है, और जिससे मुराद सिंगुलर मीनिंग था इज हेल्प। इसके अलावा कभी पूरी दुनिया में किताबों में किसी जगह वेजेस को प्लूरल ही यूज किया जाता है और वेज इसका सिंगुलर होता है। वाहद सिर्फ एक दफा शेक्सपियर ने यूज किया था, तो इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट नहीं है इसमें, रेस्ट इंश्योर। फिर आपका वेज सिंगुलर वर्ब लेगा और वेजेस उसका प्लूरल है, जो आपका सिंपल सा फार्मूला के अगर एस लगाएंगे तो जमा हो जाएगा। एग्जांपल आपके सामने कि वेजेस वर गिवन टू द लेबरर्स, कि वेजेस जो थी वो कारीगरों को, काम करने वालों को दी गई। अ वेज वाज गिवन टू हिम, एक जो तनख्वाह थी 30 डेज आफ्टर वो उसको दी गई। अ वेज, फिर वो आपने ए भी लगाना है क्योंकि सिंगुलर है। अ वेज वाज गिवन टू हिम, एक तनख्वाह या उजरत उसको दी गई। 3 वर्ड ऐसे हैं, समन्स, गैलोस और इनिंग्स। इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं, इनके साथ आप प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं, यानी कि दोनों मीनिंग देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट जिस इबारत में यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे अब जब आपने ए गैलोस लिख दिया, अंडरस्टूड बात है कि अब आप इसको सिंगुलर लेंगे तो इसका मतलब वर्ब आप इसके साथ नहीं यूज करेंगे, आप इसके साथ वॉज यूज करेंगे, ठीक है ना। अ गैलोस वॉज मेड फॉर द क्रिमिनल। चले, अगर आपके पास फिर डिटर्मिनर मैनी आ जाए तो फिर इनिंग्स है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। अब आपका यहां पे अगर आप वॉज यूज करते हैं तो वो गलत होगा, यानी कि यहां पे आपका वॉज जो है दैट विल बी रॉन्ग, आपका वर जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा। हाँ, वैसे हो सकता है हिज इनिंग्स वॉज एप्रिशिएटेड बाय ऑल, हिज इनिंग्स इन दिस मैच वॉज एप्रिशिएटेड बाय ऑल। अब इसको हिज लगा के वो आपने सब्जेक्ट वाला फार्मूला नहीं लगाना, वो सब्जेक्ट तक महदूद था, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट नेम्स, वो वहां तक महदूद है, इधर इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना इसके साथ। तो अहमद इनिंग्स इन दिस मैच वाज एक्सीलेंट, आप सिंपल लिख सकते हैं। सो लिहाजा ये आपने इधर वर लगा दिया। इस तरह समन्स वर सेंट टू हिम बाय द कोर्ट्स, इसका मतलब ये है कि अब आपने समन्स को जमा के तौर पे यूज किया। यहाँ पे रिटन फॉर्म में ऑर्डर्स और समन्स हमेशा रिटन फॉर्म में जब भी होंगे तो वो प्लूरल वर्ब लेंगे। दोबारा सुने, समन्स और ऑर्डर्स जब रिटन फॉर्म में होंगे तो ऑलवेज प्लेस प्लूरल वर्ब विद देम, क्योंकि उसके अंदर पूरी पॉइंट्स लिखे होते हैं। ही रिसीव्ड आ समन्स, जब आपने आ समन्स कर दिया तो इसका मतलब ये सिंगुलर है और अकॉर्डिंगली इसका वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ही रिसीव्ड आ समन्स व्हिच वाज फॉर हिज अरेस्ट, कि उसको एक मिला पैगाम जो कि उसकी गिरफ्तारी का था। अच्छा, अब ए रिसीव्ड उसने समन्स किया है, आपने ए लगा दिया तो ऑब्वियसली कि उसको ओरली भी दिया जा सकता है या हो सकता है देयर में बी अ स्टेटमेंट। डिटर्मिनर इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। हम बाकी इंप्लीकेशंस में ना भी जाएं, आपने बस फोकस करना है कि अगर ए लिखा हुआ है तो फिर आपने गैलोस को कंफ्यूज नहीं करना कि ये जमा होगा। जब आपने मैनी लिखा है तो आपने इनिंग्स को जमा ही कंसिडर करना है। मैनी समन्स आ जाए, ठीक है ना, आ फ्यू समन्स आ जाए, काउंटेबल है, तो ऑब्वियसली आप इनके साथ जमा यूज करेंगे। एक बात लास्ट पॉइंट इस का कि समन की जमा और गैलोस की जमा इन मैनी डिक्शनरीज आप देखेंगे कि समन्सीज भी है, एस के साथ ई एस लगा दिया गया। गैलोस की जमा गैलोसिस, एस ई एस भी लगा दिया गया, फिर ये हमेशा प्लूरल यूज हो।
मैनी गैलोसिस वर मेड, यानी कि समन्स और गैलोस सिंगुलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी, यानी कि सिंगुलर मीनिंग भी देते हैं और प्लूरल मीनिंग भी देते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा एक्सप्लिसिट करना चाहते हैं, ज्यादा बात को वाज़ेह करना चाहते हैं, तो फिर आप समन के साथ समन्सिस भी लिख सकते हैं। आप यू कैन लुक अप दीज वर्ड्स इन डिक्शनरीज, मुख्तलिफ डिक्शनरीज में इनको मेंशन किया हुआ है। लेकिन ये भी मेंशन किया हुआ है कि आप इनको सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप इनको समन्सिस गैलोसिस के तौर पे यूज करेंगे, फिर ये 100% प्लूरल यूज होंगे, फिर ये सिंगुलर यूज नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, और उन फ्रेजेस के अंदर से हमने जो सब्जेक्ट वर्ड है उसके मुताबिक फैसला करना है। कॉमनली आपने जैसा शुरू में पढ़ा कि ऑफ से पहले एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन कंपनी विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, और इसके अलावा नॉट जैसे आपके जितने भी वर्ड हैं उनमें हमने फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ड के मुताबिक जो है वो देखते। लेकिन जब आपके पास आ जाए पोर्शन, फ्रैक्शन, परसेंटेजेस, तो उस वक्त आपका जो सब्जेक्ट है वो उसमें ऑफ से पहले वाला नहीं बल्कि बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसके मुताबिक आपका वर्ब आएगा, क्योंकि हमेशा जो इंपॉर्टेंस है वो नाउन की है। ये जो फ्रैक्शन, पोर्शन और परसेंटेज की है वो अपने नाउन या प्रोनाउन की है, तो वर्ब इसके मुताबिक है। अगर ये सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर है, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जांपल, जब आप कहते हैं 1/2 ऑफ क्लास, क्लास सिंगुलर है तो इसके मुताबिक इज आएगा, आर आप नहीं लिखेंगे। 2/3 ऑफ पीपल, पीपल जमा है, आपका सब्जेक्ट वर्ड था, इसके मुताबिक आप आर लिखेंगे, इज नहीं लिखेंगे। 2/3 ऑफ वाटर, इसके मुताबिक आप इज लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे। इसे 10% ऑफ पीपल, उसके मुताबिक आर होगा, इज नहीं होगा। 10% ऑफ वीट, अब वीट के मुताबिक आपका इज होगा, आर नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये 2/3 ऑफ है, यहां पे एस लगाना हमेशा जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर या तो 2/3 वाटर, सिंपल आप लिख लें 2/3 वाटर, एस ना लगाएं। अगर आपने ऑफ लगा दिया तो एस लगाना मस्ट है। 2/3 ऑफ वाटर। आपकी जो किताब है फर्स्ट ईयर की, उसका जो सेकंड चैप्टर है उसमें 3/4 ऑफ एन एकड़ पिछले साल उन्होंने ऐड किया, लेकिन 2003 से लेकर आप समझ कि 2018 तक उसमें 4 में मेरे ख्याल से किताब आई, 2004 से लेकर 18 तक उसमें 3/4 ऑफ एन एकड़ लिखा जाता रहा है। तो पुरानी सारी कौमें जो हैं वो 3/4 ऑफ एन एकड़ के ईमान के साथ चली गई पढ़ के। लेकिन जब इन्होंने अब ऐड किया 18 के अंदर तो 3/4 ऑफ एन एकड़, जब भी आप ऑफ लगाएंगे तो वो आप एस के साथ करेंगे। तो इसलिए बात का इस प्रिंटेड मटेरियल भी जो है वो आपको भी गाइड करता रहता है, लेकिन जो ग्रामर के हार्ड एंड फास्ट रूल हैं हम उनसे कभी भी डेविएट नहीं हो सकते। नेक्स्ट आ जाता है इस तरह आपके पोर्शन परसेंटेज में वैरायटी। आपका एक ऐसा वर्ड है, ये बात आपने याद रखनी, मैं इसको मेंशन भी कर देता हूं। वैरायटी को आप सिंगुलर या प्लूरल के तौर पे यूज कर सकते हैं, और इसमें भी कॉमनली इसका बाद वाला नाउन ही ज्यादा काउंट होता है। आप इसको प्लूरल के तौर पे भी वर्ब दे सकते हैं, सिंगुलर के तौर पे भी नाउन जैसा आएगा। लेकिन जो दा नंबर है, दा मेजॉरिटी है, आ मेजॉरिटी है, रेस्ट ऑफ है, अ लॉट ऑफ है, उसमें अगर ये वाले आपके बाकी वर्ड आ जाएं तो आपका जो वर्ब है वो हमेशा जो है वो इस नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक आएगा, वो इनके मुताबिक नहीं आएगा। एक बात। दूसरी बात है कि दा नंबर एक आपका ओड मैन आउट है, ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब लेगा। आपके दा नंबर के साथ आपने वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर यूज करना है, दा जो है उसके साथ आपने यूज करना है, इसमें ये नाउन या ये प्रोनाउन काउंट नहीं होंगे। फिर वैरायटी ऑफ नाउन, आप इसको प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप डिपेंड करता है कि आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना चाहें, सिंगुलर लग जाएगा। तो वैरायटी जो है वो आपका सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। मैंने इसको ब्लू से मेंशन कर दिया है कि वैरायटी के साथ आप सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। आ नंबर ऑफ पीपल, जाहिर बात है कि पीपल के मुताबिक आपका वर्ब आर आ जाएगा, इज नहीं आएगा। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ऑब्वियसली वर आ जाएगा, वॉज नहीं आएगा। लेकिन जब आपने कहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अब आपका हैव नहीं क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि अब आपका जो वर्ब है वो किसके मुताबिक हुआ, द नंबर के मुताबिक। फिर आपने कहा अ वैरायटी ऑफ बुक्स, जाहिर बात है बुक्स है तो उसके मुताबिक वर आ जाएगा, वॉज नहीं आएगा। अ वैरायटी ऑफ फूड, ठीक है ना, सिंपल आ वैरायटी ऑफ फूड भी कह दें या वैरायटी ऑफ फूड भी कह दें, तो क्या आप करेंगे, इसके साथ आप जो है वो इज लगा दें, आर ना लगाएं। मुख्तलिफ किस्म की जहतें मौजूद हैं, वैरायटी इतना कंट्रोवर्शियल नहीं। अब देख लें
कि जब आपने कहा वैरायटी ऑफ फूड इज अवेलेबल, द वैरायटी ऑफ फूड्स, द वैरायटी ऑफ फूड्स, तो फिर आप आर उसके मुताबिक कर दें। तो लिहाजा वैरायटी में इतनी कंट्रोवर्सी नहीं है, सिर्फ एक कंट्रोवर्सी है, थोड़ा सा ओड मैन आउट है, जिसपे ईमान लाना, यकीन करना जरा थोड़ा सा मुश्किल काम है कि दा नंबर के साथ हमेशा जो है वो एक सिंगुलर वर्ब है। आप कह दें कि दिस इज द पार्ट ऑफ लैंग्वेज ट्रेडिशन। बाकी वही वाला फार्मूला जो आपने फ्रैक्शन पोर्शन नंबर के हवाले से बात किया कि ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। दा नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर होगा, वैरायटी के साथ आपके पास दोनों ऑप्शन है कि सिंगुलर और प्लूरल आप वर्ब जो है वो लगा सकते हैं एज पर योर नीड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट।